Hello all, I'm Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics. आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल। बहुत कॉमन टॉपिक है और इट्स बीन रिक्वेस्टेड बाय सो मैनी पेशेंट्स ऑफ माइन टू टेक अप दिस टॉपिक टुडे. If you have any queries regarding your hair fall, you want to know the cause of it, you want to know the treatment modalities which are available for it, do let us know. You can just post your queries in the comment box. I will be taking them by one. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है. पहले हम उनके कारण की बात करते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है. सबसे कॉमन कॉज हमारी आज की लाइफ में हेयर फॉल का कारण है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेयर फॉल. स्ट्रेस लीड्स टू hormonal imbalance and that in turn leads to hair fall. इसके अलावा जो हेयर फॉल में बहुत कॉमन रोल प्ले करता है वो है हमारा लाइफस्टाइल. हमारा ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, हम अपनी डाइट में कितना प्रोटीन लेते हैं, कितने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, कितना वाटर लेते हैं. एज आई वी बीन डिस्कसिंग इन आवर ओल्डर वीडियोज एज वेल कि व्हेन इट कम्स टू स्किन, हेयर एंड नेल, योर डाइट प्लेज इज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयर फॉल ऑल्सो. तो आपने अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है. Now, other than your stress and your diet, there is something called genetic hair fall. इसमें हम androgenetic alopecia की बात करेंगे. Androgenetic alopecia is also known as female pattern hair fall in female and male pattern baldness in males. फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में एक पर्टिकुलर पैटर्न है. इसमें फीमेल्स में हेयर लाइन वेल मेंटेन रहती है. आपको टेम्पोरल रीजन में ये साइड्स में यहाँ पे थिनिंग होने लगती है, आपकी स्कैल्प नज़र आने लगती है, ओवरऑल वॉल्यूम लॉस होने लगता है. जो आपकी पार्टीशन है उसके सराउंडिंग में वॉल्यूम लॉस होने की वजह से पार्टीशन वाइड दिखने लगता है. सो ये जो है ये फीचर है स्पेसिफिकली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का. अब मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात करें तो मेल पैटर्न में इट्स very commonly seen. More than 80% of males usually suffer from male pattern baldness. Androgenetic alopecia in males that will present as residing hairline. सबसे पहले आपका मेल्स में हेयरलाइन रिसाइड करने लगता है, पीछे की तरफ जाने लगती है आपकी हेयरलाइन. उसके साथ साथ जैसे जैसे हेयरलाइन पीछे जाती है वॉल्यूम लॉस तो होता ही है, उसके अलावा आपके क्राउन एरिया के अंदर बॉल्डनेस आने लगती है. तो ये है फीचर आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस का. डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ट्रीटेबल है. इफ एट ऑल यू रीच टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, योर डॉक्टर इन टाइम एट अ पर्टिकुलर स्टेज. जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस को हम 7 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होता है उसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. तो आपने अर्लियर स्टेजेस में डिस्कस करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, सो दैट आपके जो है ना हम लोग प्रॉपर दवाई स्टार्ट कर सकें, लगाने वाले टॉपिकल सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकें. इसके अलावा और क्या क्या थेरेपीज हो सकती हैं आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत कॉमन है. मोर देन 53% ऑफ फीमेल्स इन देयर लाइफ टाइम दे विल बी सफरिंग फ्रॉम फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, दैट इज थिनिंग ऑफ हेयर इन देयर फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन. ठीक है. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आपके हार्मोनल चेंज के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है. जैसे जैसे आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगे ये चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगे कि आपकी जो है ना हेयर में थिनिंग आने लगती है, स्कैल्प नज़र आने लगती है. अब ये सब तो हो गए हमारे कॉजेज़. इन कॉजेज़ के अलावा जो है हमें इसको कैसे ट्रीट करना है, हर एक कॉज के लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है. जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग एनीमिया रूल आउट करते हैं, बिकॉज हम इंडियंस में वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अनीमिक. हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जब हम टेस्ट कराते हैं आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो नॉर्मल आता है, लेकिन आपके जो है ब्लड के अंदर स्टोरेज कम हो जाती है आयरन की, दैट इज जो फेरेटिन फॉल्स डाउन. तो फेरेटिन लेवल्स कम होते ही वी यूजली स्टार्ट द पेशेंट ऑन सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट. इसके अलावा और क्या चाहिए बालों के लिए, यू नीड फॉर योर हेयर. हेलो, yes, I think there was some connection problem.
अब हेयर फॉल के लिए और क्या क्या है, हम बात कर रहे थे कि अनीमिया की वजह से आपका हेयर लॉस होता है। दूसरा, आपको अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है यू विल फेस हेयर फॉल, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है यू विल फेस हेयर फॉल, आपको जिंक डेफिशिएंसी है यू विल फेस हेयर फॉल, आपको B12 डेफिशिएंसी है यू विल फेस हेयर फॉल। तो ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, दे विल assess what kind of alopecia you have and accordingly they will post few investigations to you। उसके बाद में you will reach to a diagnosis कि ये किस वजह से है। हार्मोनल चेंज की बात करें तो थायराइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर हेयर फॉल। हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। इवन इफ यू आर ऑन ट्रीटमेंट फॉर थायराइड यू विल कीप फेसिंग हेयर फॉल इन बिटवीन। सो यू नीड टू कीप अ चेक, यू नीड टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट सो दैट दे कैन कीप गाइडिंग यू कि अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं। तो ये हमारे कॉजेज़ की बात आ गई। अब हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं हेयर फॉल के, तो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में जो है, हमें सबसे पहले तो हेयर फॉल के लिए आप जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है और इसके साथ साथ इसमें प्रोसीजरल मोडेलिटीज़ भी होती हैं। अब मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब जो चीज़ है वो है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन देखो, फीमेल्स में एक सर्टेन एज पे हम स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ ओरल थेरेपीज भी दी जाती है। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन फीमेल्स में यस आई थिंक वी आर ऑनलाइन। सो जो मेल्स में होता है उसमें, मेल्स और फीमेल्स में मिनॉक्सिडिल बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। मिनॉक्सिडिल का जो काम है वो है हेयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। तो जब मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन हम लगाने के लिए देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। आई थिंक ममता हैज़ जॉइंड अस। हेलो ममता। सो ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे इम्प्रूव होता है वैसे वैसे हम हेयर की रीग्रोथ भी होती है और हेयर फॉल भी कम होने लगता है। तो जैसे जैसे ये सारी चलते हैं, जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमने जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए देना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि आज आपने 15-20 दिन लगा लिया, 1 महीना लगा लिया एंड देन यू स्टॉप इट। नो, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर विद द ट्रीटमेंट। अदर देन मिनॉक्सिडिल, टॉपिकल सॉल्यूशंस में कैपेक्सिल आता है, मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल पर से एज सच, प्रोकैपिल है। ये सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करती हैं। इसके साथ साथ हमें आपको सप्लीमेंट्स देने हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द कॉज ऑफ योर हेयर फॉल और वेयर वी आर लैकिंग, लाइक आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको देनी होती है along with the minoxidil or else some other serum which contains growth factors। ये आपको सारे दिए जाते हैं। There are many people who have joined us, so I think I will start taking up their questions one by one. So Mr. Ravi Raj Singh is asking me, I have taken 4 sessions of PRP and currently using minoxidil and finasteride but still facing hair fall. Hi Ravi Raj. You really have to be very very particular with your treatment, and first of all I would definitely like to know whether you actually have androgenetic alopecia or there is some deficiency behind it। as we've been already discussing कि hair fall के लिए मल्टीपल सप्लीमेंट्स है जो हमने देने हैं और पर्टिकुलरली कोई चीज़ लैक करती है तो हमें वो ऐड करना है। अब जैसे रविराज ने हमें कहा कि पीआरपी, तो पीआरपी जो है, आई बीन टॉकिंग इन माय ओल्डर वीडियोस एज वेल, पीआरपी जो है ये एक एड ऑन थेरेपी है टू डिले योर हेयर फॉल, टू डिले योर एंड्रोजेनेटिक या जेनेटिक कॉज ऑफ बॉल्डनेस। हम इसे इरेज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने पीआरपी सेशंस ऐड किए हैं, और अर्ली पीआरपी सेशंस ऐड करने का मकसद यही होता है कि हम आपका जो हेयर फॉल है उसे डिले कर सकें। जो 20s में होना है या जो 28 में 30s में आपने अगर बॉल्ड होना है तो वी कैन डिले इट फॉर फर्दर फ्यू ईयर्स, कि आपको इमीडिएटली सर्जरीज नहीं करवानी पड़े, है ना। तो इसमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। पीआरपी में आपके बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो वो हम दवाई चलती रहती है, साथ में वो ऐड करते रहते हैं मंथली सेशंस में। वो इनिशियली 5 to 6 सेशन हम वंस अ मंथ करके देते हैं, उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशंस लेने होते हैं। इन योर केस आई थिंक यू विल रिक्वायर, इफ एट ऑल इट इज androgenetic alopecia, you will require few more session of PRP and your minoxidil solutions would go on. You might have to add few supplements, so that will help you. You can discuss all these things with your dermatologist. Now Harsimar Kaur is asking me, I'm facing hair fall since last 2 months.
it's like I've never had before. Hi Hasimar, you are facing hair fall since last 2 months, so that ways it falls into the category of टिलोजन एफ्लूवियम. टिलोजन एफ्लूवियम का मतलब है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि हेयर जो टिलोजन फेज में है वो फॉल करने लगता है. हमारा हेयर जो है ग्रोथ फेज में होता है, रेस्टिंग फेज में होता है और फॉलिंग फेज में होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस जो आपका हेयर है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी होती है. तो टिलोजन एफ्लूवियम मतलब आपको या तो कोई इलनेस हुई हो, लॉन्ग टर्म इलनेस हो, कोई टाइफॉइड, डेंगू और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और एल्स योर बॉडी वाज अंडर स्ट्रेस, मे बी इट इज स्ट्रेस ऑफ योर वर्क और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और एल्स यू वर ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपीज लाइक कोई एंटीबायोटिक हो जो आपने लॉन्ग टर्म लिए हो, तो उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होता है. तो हरसिमरन सबसे पहले ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा और पहले दे विल इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ योर हेयर फॉल एंड देन थेरेपीज कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर कॉज ऑफ हेयर फॉल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप फ्रॉम issue happening. Now next question is coming from Ravi Raj again. He's saying that fluconazole for dandruff he's been using, itching over the scalp. What can be done? See, कीटोकोनाजोल शैम्पूज जब हम आपको देते हैं, कीटोकोनाजोल शैम्पूज जो है वो हेयर फॉल में भी हेल्प करते हैं. इवन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में हमें कभी कभी कीटोकोनाजोल शैम्पूज देने पड़ते हैं, बट कीटोकोनाजोल शैम्पू का इनहेरेंट टेंडेंसी है कि जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपके हेयर स्ट्रैंड्स बहुत ड्राई हो जाते हैं. तो आपको हमेशा कंडीशनर यूज़ करना है, और कंडीशनर के साथ साथ आपको जैसे जो आपका रूटीन है, हम लोग कहते हैं कि जब आप हेड बाथ ले रहे हैं उससे 1-2 घंटे पहले थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड्स के ऊपर ऑयलिंग कर लीजिए, ताकि स्ट्रैंड्स जो हैं आपके ड्राई ना हो, बिकॉज ड्राई स्ट्रैंड अपने आप में फिर से ज़्यादा ब्रेक करेंगे. ठीक है. So next question is coming up from one of my friends. I've been experiencing skin itching. Dear, we are discussing hair fall, so I will request you to post questions according to the topic. We will discuss your skin issues in some other session. So now next question is coming from Rusha. She's saying, I am experiencing more than usual hair loss after shampooing. Can you tell it if it is seasonal? Yes, Rusha, hair fall can definitely be seasonal. मानसून में जैसे आपका हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो जाता है, जब ट्रांजिशनल वेदर होता है, जैसे सर्दी से गर्मी है या गर्मी से सर्दी है, इन दोज वेदर ऑल्सो यू फील मोर ऑफ हेयर फॉल. हेयर फॉल शैम्पू की वजह से पर से नहीं होता है, ये एक मिथ है. जैसे कई बार हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने हेड बाथ लेना है, रूटीन में हेड बाथ लीजिए, तो दे ऑलवेज क्वेश्चन मी कि ज़्यादा शैम्पू लगाऊंगी तो हेयर फॉल होने लगेगा. नो, अगर शैम्पू आपने हेयर के हिसाब से लिया है, जैसे अगर आपके ड्राई हैं तो आपने ड्राई हेयर के लिए शैम्पू लेना है, आपके ऑयली है तो आपने ऑयली हेयर के लिए शैम्पू लेना है. तो हेयर शैम्पू इज़ एक्चुअली ए क्लिनजिंग एजेंट. इसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होता है, बशर्ते कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रही हैं दैट इज सूटिंग योर काइंड ऑफ हेयर. अब जो है another people are asking me about the blemishes, चेहरे पर छाइयाँ हैं. I request all of you to post questions as per the topic. We are discussing hair fall today. We will definitely be taking up all your queries in the coming sessions. Now Pavneet is asking me how to improve the volume of thinner hair. पवनीत, आपके जो हेयर का स्ट्रैंड का वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी डाइट पे. आपने हमेशा हेयर के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेनी है. अब आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए आप मिल्क के इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, दालें ज़्यादा खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं. ये सारे प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स होंगे आप अगर वेजिटेरियन हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है. इसके अलावा आप स्प्राउट्स लीजिए, आप चिया सीड्स वगैरह ऐड करिए अपनी डाइट में. ऑल दैट विल हेल्प स्मूथनिंग योर हेयर स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स हैं. तो ये सारी चीज़ों से हेयर फॉल जो है घट सकता है, हेयर फॉल के ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है. Now next question is, I'm experiencing itching over the skin, so we are discussing hair fall today. I request all of you to post questions according to the topic. We will taking up all your queries in the coming sessions. Now next question is coming from Sajid. He is asking me a small patch of seborrheic dermatitis on the scalp. Seborrheic dermatitis, देखो, एक seborrheic dermatitis is a medical term for dandruff. ठीक है,
तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है बहुत ही नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल है, बिकॉज ये कमेंसाल्स की वजह से होता है। तो वी ऑल फेस डैंड्रफ नो एज पर द वेदर एंड ऑल, ठीक है। पर अगर ये परसिस्टेंट हो जाती है या बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, दैट इज द टाइम यू नीड अ डर्मेटोलॉजिस्ट हेल्प। इसमें हमें आपको शैम्पूज प्रिस्क्राइब करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्केल्स यू हैव। ये नहीं कि दिस इज नॉट लाइक वन एंड ऑल कि एक शैम्पू सबको चल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ डैंड्रफ ऑल्सो द शैम्पू विल चेंज। दिस योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल बी अ बेटर पर्सन टू गाइड यू कि एग्जैक्टली कौन सा शैम्पू आपको सूट करेगा। कई बार बहुत ज़्यादा स्टिकी डैंड्रफ होती है, it's like more flaky. In that case sometimes we prescribe salicylic acid based shampoos also, जो कि जो scales हैं उसको dissolve करने में help करता है और आपका hair fall कम होगा, because dandruff जितना ज़्यादा देर तक रहेगा वो उतना hair fall को promote करेगा। Now Tiger is again asking me about melasma. Tiger, we will be taking it in some other session. Do oil be applied on the scalp or on the strands? Lata, oil is basically meant for strands because scalp के ऊपर oil already naturally form होता है, ठीक है। हमारी oil glands हैं, sweat glands हैं, they all produce oil, ठीक है। जो ऑयल का पर्पज़ है वो हमारी स्ट्रैंड्स को कंडीशनिंग देना है। तो इसमें कोई भी ऑयल आप यूज़ करिए, इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो अब बेटर होगा, या एनीथिंग। द बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल, द बेसिक वन विच वी बीन यूजिंग सिंस एजेस। आप अपने स्ट्रैंड्स को उससे आप ऑयलिंग करेंगे, और नहाने से जब भी आपने ऑयल करना है, नहाने से आधा एक घंटा पहले करना है। बहुत देर ऑयल लगा के नहीं रखना है सिर के ऊपर, बिकॉज जितना ज़्यादा ऑयल आपकी स्कैल्प पे होगा उतना ज़्यादा वो फेस पे, फोरहेड पे आएगा, पोर क्लोज हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्ने ऑन योर फेस। सो वी शुड नॉट बी ट्रीटिंग वन प्रॉब्लम एंड लैंडिंग इन सम अदर, दैट शुड नॉट बी डन। तो आपने जब भी हेड बाथ लेना है, ऑयलिंग जो है नहाने से आधा एक घंटा पहले करनी है, ताकि आपके हेयर स्ट्रैंड्स जो है ड्राई ना हो शैम्पू के इफेक्ट की वजह से, और शैम्पू करने के बाद में आपने उनको प्रोटेक्टिव इफेक्ट देने के लिए कंडीशनिंग भी ज़रूर करनी है। Now Arifa is asking me, she's asking me about acne. Arifa, we will be taking these topics in some other session. Today the topic is hair fall, so I request all of you to post topic as per the discussion what we are discussing today. A Tiger wants to know about dandruff. Patient can use hair oil? No. If you have seborrheic dermatitis, you are strictly asked not to apply hair oil, because जितना ज़्यादा हेयर ऑयल आप लगाएंगे जब आपको डैंड्रफ है, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द environment for the fungal growth. We are giving them warmth and we are giving them oils to grow. So जितना ज़्यादा आप ऑयलिंग करेंगे उतना ज़्यादा सीबोरिक डर्मेटाइटिस और ज़्यादा खराब होती जाएगी। तो आपने जब आपको डैंड्रफ है तो ऑयलिंग नहीं करनी है। Okay, now somebody has asked me about the brand of minoxidil, which is good. I'm sorry, because on a public platform we cannot take brand names. So at anything of that sort, you should be discussing that with your dermatologist in their chamber. They will be able to guide you properly. Okay, now Nidhi wants to know, can onion oil be applied with lemon on the scalp? See, Nidhi, all these are like irritants, ठीक है। जैसे अनियन है या लेमन है, तो कभी कभी जैसे एलोपेशिया एरिएटा है या कुछ है, तो इन दोज केसेस इरिटेंट लगाने से हेयर रीग्रो करने लग जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वी गेट पेशेंट ओनली व्हेन दे आर इनटू ट्रबल, लाइक उन्होंने अनियन लगाया है, लेमन लगाया है, दे हैव डेवलप्ड कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड देन दे लैंड टू ए डर्मेटोलॉजिस्ट. सो इन दैट केस वी स्ट्रिक्टली टेल नॉट. Just in case it doesn't damage you, it doesn't harm you, you can definitely give it a try. Now Harsimar Kaur is asking me about hair loss in pregnancy, one of the very common cause for hair loss, Harsimar, and you should not be much worried about it, because जब डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल है, जिसको हम पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहते हैं, वो यूजुअली 6 to 8 months तक रहता है। जैसे जैसे आपके हार्मोनल चेंज सेटल होने लगते हैं, इवन द हेयर फॉल जो फॉल हो चुके हैं वो भी रीग्रोथ कर जाते हैं। तो इन पोस्ट प्रेगनेंसी इफ़ यू फेस हेयर फॉल, यूजुअली हम लोग जब हमारे पास पेशेंट आता है तो बेसिक सीरम्स देते हैं, not minoxidil. Most of them will be containing biotin and all for topical application. इसके अलावा हमने आपको सप्लीमेंट्स देने होते हैं कि बायोटिन सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम है, विटामिन डी है या आयरन है. सो ऑल दैट इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर पोस्टपार्टम हेयर लॉस.
Now Rinku wants to know about graying of hair. Rinku, graying is a genetic cause. 99% of the patient who face graying of hair, the cause is most of the time genetic. या तो उनके मदर के, फादर के या कजन्स के कहीं ना कहीं जेनेटिक ट्री में चेंजेस हैं कि ग्रेइंग जल्दी होने लग गई है. इन दैट nothing much works. For gray hair, I would be telling you with my experience that I have not seen much experience in graying of hair. Just in case your hair have gone gray because of some nutritional deficiency, तो जब हमारे पास पेशेंट हेयर फॉल के इशू के लिए आता है, हम यूजली सप्लीमेंट शुरू करते हैं. इन दैट इट माइट हेल्प, बट पर्टिकुलरली पर से ग्रेइंग में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है. Now Raviraj is asking me ketoconazole shampoo he's been using after applying minoxidil, but the scalp again is oily. What should I do? रविराज, यू मस्ट बी रियली लकी बिकॉज मिनॉक्सिडिल की वजह से ज़्यादातर स्ट्रैंड्स जो है बहुत ड्राई होने लगते हैं. हमें पेशेंट को ऑयली करने के लिए या स्ट्रैंड्स की ड्राइनेस को कम करने के लिए सीरम्स ऐड करने लग पड़ते हैं. इफ एट ऑल योर स्कैल्प इज ऑयली, ओनली थिंग इज व्हाट इज रिकमेंडेड इज वी यूजली टेल यू टू टेक रूटीन हेड बाथ. यू कैन टेक डेली हेड बाथ टू गेट रिड ऑफ द ऑयल पर से. अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है तो आप सल्फेट बेस्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हैं. They are better cleanser than sulfate free shampoos. Okay, Upendra again wants to know about the brand. We cannot discuss brands over here. Is there any method of combing to prevent hair loss? देखो, कॉमिंग में पर से कोई मेथड नहीं है, पर जब आप कॉम यूज करते हैं जो उसके ब्रिसल्स हैं दे शुड बी राउंड ब्रिसल्स. ठीक है, शार्प ब्रिसल्स वाला आपने कॉम नहीं यूज करना है, बिकॉज जितने ज़्यादा ब्रिसल्स शार्प होंगे वो आपके फॉलिकल की रूट को डैमेज करते हैं, तो वो ट्रॉमा की वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है. जैसे कई बार पेशेंट मुझे कहते हैं कि बारी बारी है, अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो क्या उससे हेयर फॉल रुकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने एक्सेस नहीं करनी है कि आपके हेयर जो है ब्रश के ट्रॉमा की वजह से फॉल होने लगे. Okay, Altrace, somebody has asked about premature graying. Tiger, we won't be discussing the brands per se, but definitely I'm suggesting you, as per my experience, that in graying nothing much works unless the graying has started too early, maybe in 10 year of age or 11 year of age. So in that case, we usually prescribe few solutions like Altrace or Melitane. So that might help, but not to to a great extent that I will start suggesting to everybody. Now all these questions are coming up, so you guys can keep posting. We have I think 5 or 10 more minutes to discuss hair fall. Till I get few more questions, I will tell you the treatment of hair fall. Other than medical therapy, there are procedural modalities as well. इसमें PRP सबसे अच्छा मेथड है, जो मेरा one of the favorite मेथड है. इसमें हमने कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है. आपका अपना ब्लड है, हमने कॉम्पोनेंट लेके उसके प्लेटलेट्स को सेपरेट करके हमने स्कैल्प में इंजेक्ट कर देना है. तो इससे जो है आपकी जो हेयर की जो स्टेम सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और रीग्रोथ भी होती है और जो फॉल है वो भी घटने लगता है. इसके अलावा मीजोथेरेपी करते हैं. मीजोथेरेपी में डर्मा रोलर्स को यूज़ करते हैं. ये एक तरह से मैकेनिकल ट्रॉमा का भी काम करता है आपके हेयर रीग्रोथ के लिए. और दूसरा, इसमें रेडीमेड सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो भी विटामिन डी है, सिस्टीन है, जो भी आपके हेयर के लिए हम लोग ओरली प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें सीरम फॉर्म में अवेलेबल होती हैं जो हम मीजोथेरेपी के थ्रू आपके स्कैल्प में इन्फ्यूज़ करा देते हैं ताकि आपका हेयर जो है रीग्रो करने लग जाए. इसके अलावा लो लेवल लेज़र लाइट भी होती है. इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दी जाती है आपके फॉलिकल को एक्टिवेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए, ताकि रीग्रोथ बेटर हो जाए. ये हेलमेट की तरह होता है जो कि आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में ट्वाइस और थ्राइस अ वीक देते हैं. ये देखो, जब हम मोनोथेरेपी की बात करते हैं तो मोनोथेरेपी में चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं काम करेंगी कि मैं कहूँ कि खाली PRP कैन गिव यू रिजल्ट, ओनली मीजो कैन गिव यू रिजल्ट, ओनली लेजर कैन गिव यू रिजल्ट. डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ योर हेयर फॉल वी यूजली गिव अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, कि हमने आपको लगाने वाला शुरू कर दिया, सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए, एंड दीज थेरेपीज व्हाट आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट, ये हम लोग रोटेशनल बेसिस पे देते हैं कि क्या कॉज है, एंड वी ट्रीट यू अकॉर्डिंगली. Tiger, charges of PRP, all that cannot be discussed on a public platform. You can discuss it with your dermatologist personally.
Okay, what about one of the question is what to do for dry hair and cure for dandruff. First of all, we've already discussed dandruff को हमने क्योर नहीं करना है, ये नेचुरल चीज़ है, ये कमेंसाल्स की वजह से होती है. dandruff इज कंट्रोलेबल, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं. जैसे बहुत एक्सेस है तो लगाने के लिए हम सैलिसिलिक बेस्ड सॉल्यूशन या स्टेरॉइड सॉल्यूशंस देते हैं, और जैसे जैसे स्केल्स डिजॉल्व होते हैं साथ साथ हमने शैम्पू ऐड करना होता है. और इनिशियली जैसे हम लोग 2 to 3 टाइम्स अ वीक प्रेस्क्राइब करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टेपरिंग इट डाउन मे बी ट्वाइस अ वीक, एंड देन ऑन अ मेंटेनेंस यू कैन यूज दोज शैम्पूज once a week. So all these questions have been coming up about hair fall. So any other questions you can definitely post, because we have 5 more minutes to go. अब हेयर फॉल की बात करें तो अब हम बात करेंगे कि देयर आर मल्टीपल थेरेपीज अवेलेबल अबाउट द हेयर, लाइक केराटिन थेरेपीज एंड ऑल दैट. सो बहुत ज़्यादा आपने हेयर पे केमिकल नहीं यूज़ करवाने हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, ये सारी चीज़ों से हेयर फॉल बढ़ता है. रूटीन में जैसे कि हॉट आयरन यूज़ करते हैं लोग, और हेयर स्टाइलिंग के लिए मल्टीपल जेल्स यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, बिकॉज बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं और इनकी वजह से स्ट्रैंड डैमेज होता है. बहुत ज़्यादा हीट की वजह से आपका स्ट्रैंड हमेशा डैमेज होगा. हेयर के जो केराटिन के बोन्स हैं वो वीक होने लगते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट होने लगता है. तो ये सारी जो है ना, अपने स्टाइलिंग एजेंट्स जितना आप कम से कम करेंगे आपका हेयर स्ट्रेंथ के लिए उतना ही बेटर रहेगा. और नहाने के बाद जब आपने शैम्पू ले लिया है तो कंडीशनर ज़रूर करना है, बिकॉज जो शैम्पू की वजह से हमारा जो हेयर की प्रोटेक्टिव लेयर है वो चली गई है, उसकी वजह से स्ट्रैंड ड्राई हुआ है. तो वो प्रोटेक्टिव लेयर टिल द नेचुरल लेयर फॉर्म्स, वो जो आपका कंडीशनर है दैट विल हेल्प. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप लीव ऑन कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, या पोस्ट हेयर हेयर सीरम्स यूज़ कर सकते हैं. हेयर सीरम्स आर लाइक the question I'm just discussing, Riya, the same thing about what to do for your frizzy and dry hair. फ्रिजी और ड्राई हेयर के लिए ही सीरम्स की बात कर रही हूँ मैं, कि आप हेड बाथ लेने के बाद में आपने हेयर को कोई भी अच्छा सीरम लेके और हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है. ये सीरम्स जो है डाइमेथिकॉन बेस्ड होते हैं. दे आर लाइक मॉइस्चराइजर फॉर योर स्ट्रैंड्स. तो आप नहाने के बाद में, कंडीशनिंग करने के बाद में बहुत ड्राई और फ्रिजी हेयर हैं तो लीव yes, I think things are fine. तो लीव ऑन कंडीशनर यूज़ करिए या हेयर सीरम यूज़ करिए, वो आपकी जो है स्ट्रैंड की ड्राइनेस को कम करेगा. और अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी और ड्राई हैं तो डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड करिए. यूज़ इट फॉर 2 to 3 months इन द डाइट चेंज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. जैसे कि आपने नट्स लेने हैं, आलमंड्स लेने हैं, आपने वॉलनट्स लेने हैं, चिया सीड्स लेने हैं. तो ये सारी चीज़ें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होती हैं. तो जैसे जैसे आपका सप्लीमेंट पूरा होता जाएगा आपके हेयर के स्ट्रैंड का टेक्स्चर भी बेटर हो जाएगा. हाउ लॉन्ग मिनॉक्सिडिल कैन बी यूज, ये क्वेश्चन देखो बहुत ट्रिकी है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल, येस वी वर डिस्कसिंग अबाउट मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल हमें एक बार शुरू करने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल जो होता है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पे काम करता है. तो व्हेन देयर इज अ जेनेटिक कॉज इसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते. तो हम कहते हैं इसको हमेशा यूज़ करिए, रिलीजियसली यूज़ करिए मिनॉक्सिडिल को. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन लाइफस्टाइल. जैसे आप रोज सुबह ब्रश करते हैं वैसे ही आपने मिनॉक्सिडिल लगाना है जब आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. तो व्हाट वी यूजुअली से कि आपने अगर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो वी से कि यू आर अलाउड टू हैव 20 to 25 days इन अ ईयर ऑफ, कि आप कभी बाहर हैं, कभी भूल गए, तो वो 20 days के लिए तो जस्टिफाइड है, बट नॉट बियॉन्ड दैट आपको मिनॉक्सिडिल लगाना ही पड़ता है. Okay, Thelma is asking how to treat dandruff or hair loss. We've just discussed about dandruff, Thelma. Dandruff के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं जो कि कीटोकोनाजोल बेस्ड होते हैं. साइक्लोपायरॉक्सओलेमिन होता है उसमें ZPTO हो सकता है. तो आपके पर्टिकुलर कैसी आपकी डैंड्रफ है, आपके स्ट्रैंड्स का टेक्सचर क्या है, उसके ऊपर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू वुड बी बेटर फॉर योर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डैंड्रफ इज कंट्रोलेबल. इसको हमने जीरो नहीं कर सकते हैं, तो वो सीजनल चेंज के साथ ऑन एंड ऑफ आती है. अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट लेना होता है.
इची स्कैल्प है तो इसका कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि देयर शुड बी सम कॉज, देयर सम डर्मेटाइटिस और इरिटेशन और रेडनेस और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग ऑन योर स्कैल्प. So once your dermatologist examine your scalp, they will be able to guide you exactly what is the cause and how to deal with the itchy part of it. Should we use conditioner after every wash? Yes, Riya, you should be using conditioner after every wash. Now, Dr. Navjot wants to know, I suffer from sticky dandruff since last 12 years. Not gone reappear after stopping anti-dandruff shampoo. Dr. Navjot, I have already mentioned that dandruff को हम लोग हमेशा control target करते हैं. We never say कि dandruff क्योर होगी अब दोबारा नहीं आएगी. एक बार जब आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाती है तो जैसे इनिशियली आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू को 3 और 4 बार यूज़ करते हैं, धीरे धीरे करके आप उसे टेपर डाउन करिए. टेपर डाउन करने के बाद में उसे मे बी आप 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं शैम्पू तो आप ट्वाइस अ वीक पे आ जाइए, धीरे धीरे करके वंस अ वीक पे आ जाइए. सो वंस अ वीक आप ऑन अ मेंटेनेंस यूज़ कर सकते हैं अगर डैंड्रफ की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. डिपेंडिंग अपॉन योर काइंड ऑफ डैंड्रफ और आपके सारे एग्जामिनेशन करने के बाद में कई बार ओरल थेरेपी देनी पड़ती है, ओरल एंटीफंगल्स भी ऐड करने पड़ते हैं हमें फॉर अ शॉर्ट टाइम. बट दैट ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज एग्जामिनिंग यू विल बी एबल टू गाइड यू कि आपको ओरल क्या क्या दे सकते हैं और what else is required other than shampooing. So these were the question. Any other queries, any other question about your hair fall or dandruff or anything pertaining to hair, you can message me personally. You can follow me on Facebook as well, and you can follow me on YouTube. We have a channel named Sparsh Aesthetics. Or else you can visit my website www.ludhianadermatologist.com. आपको मुझे ये वाली पोस्ट के ऊपर भी you can keep posting queries. We might just will be happy to answer all your queries later on as well. Thank you so much. It was lovely meeting all of you. Thank you so much.